बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी पर डॉक्टर्स की तशवीश सामने आ रही है और सिंध में लॉकडाउन अभी बरकरार है। पीर से लॉकडाउन खोलने का इरादा है। इस ताख़ीर की वजह सिंध हुकूमत के वो SOPs हैं जिनको नाफिजुल अमल करना एक अहम टास्क है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन बरकरार है और सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि हम डॉक्टर्स की राय को बहुत अहमियत दे रहे हैं, जिनका ये ख्याल है कि अभी लॉकडाउन बदस्तूर जारी रखना चाहिए। हुकूमत के इत्तेहादी और पंजाब में हुकूमत को संभालने वाले चौधरी बरादरान और मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि नैब की कार्रवाई वज़ीर आज़म की वजह से हो रही है और शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को अब इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं। इस सारी सूरत हाल में नैब ऑर्डिनेंस को 18वीं तरमीम के साथ जोड़ा जा रहा है और क्या इस आड़ में किसी और आइनी तरमीम की ख्वाहिश किसी के दिल में है? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, मुझे आज ज्वाइन किया है खेलदास कोहस्तानी ने, कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अताउल्लाह साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है खेलदास कोहस्तानी साहब ने, अताउल्लाह भाई ने और डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आई जस्ट वांट टू शेयर द नंबर्स जो इस वक्त की करंट पोजीशन है जी। कोरोना वायरस के वर्ल्ड वाइड 4 मिलियन प्लस इम्पैक्ट हो चुका हुआ है जी। डेथ रेट जो है वो 2,77,000 प्लस हो चुकी हुई है। रिकवर्ड जो है वो 1.4 मिलियन प्लस हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 27,474 लोग इससे इम्पैक्ट हुए हैं। लास्ट 24 घंटों के अंदर 1637 केसेस सामने आए हैं। लास्ट 24 घंटों में 24 अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हुई हैं। लास्ट 24 घंटों के अंदर 12,982 टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट जो अभी तक हुए हैं जब से कोरोना वायरस टिल टुडेज डेट वो 2,70,025 हैं। डेथ्स जो पाकिस्तान के अंदर हुई हैं वो 618 हैं। अगर हम रिकवर्ड रेट देखें तो 7,756 लोग रिकवर हुए हैं, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है। सिंध के अंदर इस वक्त 9,691 हैं। पंजाब के अंदर 10,471 हैं। इस्लामाबाद में 609 हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4,327 हैं। बलूचिस्तान में 1,876 हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 79 हैं और गिलगित बल्तिस्तान में 421 हैं। मैं बात का आगाज़ अताउल्लाह भाई आपसे करना चाहूँगा। लॉकडाउन को अब रिमूव किया जा रहा है सिंध के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से रिमूवल हो जाएगा। बलूचिस्तान अभी भी लॉकडाउन में है। पंजाब के अंदर हमने देखा जो आज खबरें चल रही थी कि जी कुछ एरियाज़ को लॉकडाउन किया गया है। पिंडी में जिधर लोगों का दोबारा से उसी तरह रश हो गया और SOP नहीं लोग फॉलो कर रहे। इस वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि SOPs आप लोगों ने बना दी, हुकूमत ने बना दी है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड इसको आप कैसे मुमकिन करेंगे जी? रहीम, शुक्रिया मंसूर भाई। देखिए, मैं पहले दिन से फेडरल गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है, चेयरमैन साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि लॉकडाउन जो जिस तरह हम चाहते हैं कि लोग घरों में रहें, लोग बिल्कुल महदूद रहें, वो शायद पाकिस्तान में उस तरह से मुमकिन नहीं है। और उसकी ख़ास वजूहात हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि या तो आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की और फेडरल गवर्नमेंट की कि लोगों को आप घरों में राशन भी दिए, लोगों के घरों में मसाइल भी हल करें, उनको निकलना ना पड़े, या तो फिर लोगों को मजबूरन निकलना पड़ेगा। मैं चूंकि सिंध में बैठा हुआ हूँ, कराची में बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अमली तौर पर यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है कराची में। वैसे तो है लॉकडाउन, लेकिन जब मैं अमली तौर पर कह रहा हूँ कि लॉकडाउन नहीं है, इसका मतलब है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो SOPs जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। लोग यहाँ पे अफ्तार पार्टियां भी हो रही हैं, लोग जमगट्ठे भी हैं, लोग खेल भी रहे हैं, बच्चे ग्राउंडों में मौजूद हैं
अच्छा, जो लोकल मार्केट्स हैं, जो लोकल दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो सारी खुली हुई हैं। बल्कि अब तो मैं ये कहूंगा कि जो ईद की खरीदारी है वो भी तकरीबन शुरू हो चुकी है। जो लोकल मार्केट है वो भी दुकानें खुली हुई है। तो अगर लॉकडाउन में नरमी आती है तो मैं नहीं समझता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसलिए कि पहले से खास कोई अमल नहीं हो रहा है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर शाजिया, मुझे एक चीज़ बताइएगा, हम लोग बात करते हैं सिंध की, सिंध ने लीड भी किया और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी इफेक्टिव मंडे से वहाँ पर भी लॉकडाउन को थोड़ा सा लोअर डाउन किया जाएगा जब तक SOPs मज़ीद डेवलप हो जाएं। प्रैक्टिकली हमने देखा पाकिस्तान में लॉकडाउन, जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनोलॉजी, वो नहीं हुआ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर जिस तरह मैंने पहले इंट्रो में बताया, रेट जो है, डेथ रेट, वो इंक्रीज हो रहा है। अभी तक जो हाईएस्ट था दैट वाज 40+ का जो आया है। सो नंबर्स आर इंक्रीजिंग। इस पर बहुत अलार्मिंग चीज़ है या ये बर्दाश्त हो सकती है? इसको आप कैसे देख रही हैं जी? थैंक यू मंसूर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने कुछ भी चीज का वेट नहीं किया और सबसे पहले लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया, क्योंकि हम लोग यही चाहते थे कि जो डेथ रेट है या जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा स्प्रेड ना हो। तो उन्हीं चीजों को बचाने के लिए ही लॉकडाउन किया गया। और मेरे ख्याल में जो अभी इन्फेक्शन फैला है या जितना स्प्रेड हुआ है, लोकल स्प्रेड हो रहा है, या जितना डेथ रेट बढ़ रहा है, ये मेरे ख्याल में अब ज्यादा होता। अगर हम लॉकडाउन में देर करते तो ये चीजें ज्यादा हो चुकी होती। अब जो है हुकूमत ने अपना रोल प्ले किया है। अब जो चीज है वो है अवाम की तरफ से जो हमें सपोर्ट चाहिए, वो अवाम की तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। जब तक कोई टीम वर्क ना हो, जब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हुकूमत अपनी तरफ से पूरे जो इकदाम है वो ले रही है, सारे काम कर रही है। लॉकडाउन जो जितना करना था वो कर चुके, राशन पहुंचाने का जितना भी, ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं है, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेल्फ इंडिविजुअली भी आके उन्होंने आके हेल्प की है, लोगों को राशन पहुंचाया है, सब कुछ किया है। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है कि ये अकेले एक बंदे का काम नहीं होता, ये टीम वर्क है। बिल्कुल। तो जब हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अब अवाम की सपोर्ट हमें चाहिए कि अगर लॉकडाउन हो रहा है तो इसमें अवेयरनेस उनको देनी चाहिए कि आपका फायदा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ताइवान में जो है वो डेथ रेट सिर्फ 6% जो है जो अभी तक डेथ हुई है जिन लोगों की जी, और 429 जो है सिर्फ उनके इन्फेक्टेड पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। तो देखिए, उनकी अवाम ने उनका साथ दिया। चाइना में जो इतना जल्दी उन्होंने कंट्रोल किया वायरस पे, उसकी वजह से कि वो अवाम ने उनका साथ दिया। गवर्नमेंट तो सिर्फ कुछ नहीं कर सकती है। हम जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमें आगे निकलना है, हमने सपोर्ट करना है अपनी गवर्नमेंट को। ये सिर्फ एक सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया है, और पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी हमें आगे निकलना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा खेलदास भाई, आपको आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा सा मैं आपका पंजाब से थोड़ा सा बात शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं कि इटसेल्फ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिनिस्टर भी हैं हेल्थ की, कि लाहौर कोरोना का गढ़ बन रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत बुरे हैं। सो अब पंजाब के अंदर पहले अर्लियर था कि जी सिर्फ छोटी दुकानें ये खोली जाएंगी। मैं बड़ा लॉजिकल इस पर बात करना चाहूँगा। छोटी दुकानें खोलने का मकसद ये है कि ये जो बड़े प्लाजा हैं जहां पर लोग प्रैक्टिकली सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं अपने दरमियान में, उनको बंद करना और इनको खोल देना, ये कनेक्ट कभी भी नहीं बन सकता। बट एनीवेज, इनकी अपना डिसीजन है। बट ओवरऑल आप इस पोजीशन को कैसे देख रहे हैं पंजाब की हद तक? देखें मंसूर साहब, पंजाब हुकूमत कुछ करना भी चाहे, या जो मिनिस्टर है यास्मीन राशिद साहबा, उसका जो आपने जिक्र किया, देखो उसके बस की बात नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, पंजाब में ज़ाहिर PTI की गवर्नमेंट है, पहले कहता था मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ूंगा। फिर जब ये कोरोना का वबा आई है तो ये इस जिद से पहले दिन से शुरू हुआ कि कोरोना जब से आई है तो ये कहता है कि मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा। इसकी सारी तकरीरें आप निकाल के देखें, आज कल तक यही इसका इस बहस में ये पड़ा रहा है। कौम को भी ये जो अवाम है उसको भी यही कहने की कोशिश करता रहा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। पूरी उसका जो जोर है
बजाय कि कारकर्दगी सूबों के साथ मतलब एक हमायंगी करने के बजाय सूबों से लड़ना, सूबों को पॉलिसीज को उनको मतलब मैं तो कहता हूँ पंजाब जो लॉकडाउन किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, जब चीफ सेक्रेटरी ने ऐलान भी किया तब वजीर आजम खुश नहीं था, ना वजीर आजम को पता था। और अब जब ये आप कहें कि प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पहले जब PMLN की जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो तब भी कहता था ये अशराफिया है, अब जब खुद वजीर आजम है तो कहता है कि ये अशराफिया ने कर दिया। तो ये पता नहीं अपोजिशन लीडर को अशराफिया कहता है या अपोजिशन को कहता है, तो इसको ये भी पता नहीं अशराफिया कौन है, कौन रहा है लॉकडाउन। तो जब ये बंदा इस 2 महीने इसी में निकाल दे कि लॉकडाउन सही है, लॉकडाउन होता है उसका मतलब और कोई भी नहीं होता है, लॉकडाउन मतलब बंद हो, तो उसको नरम और स्मार्ट लॉकडाउन, तो ये सारी जो इसकी तवानाई है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, वजीर आजम साहब की, वो उसने कर दी। खुद पंजाब गवर्नमेंट को कंफ्यूज किया है, तो उनको इख्तियारात भी नहीं है, वो तो जाहिर है अब फिर भी उसके बाद भी वजीर आजम के हुक्म के बावजूद, पॉलिसी के बाद भी पंजाब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जैसा तैसा किया, मगर मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं पंजाब से लेकर KP के बलूचिस्तान। खेलदास भाई ठीक हो गया, कारकर्दगी सिंध में अगर थोड़ी बहुत कारकर्दगी इस सवाल अच्छी रही, लॉकडाउन हुआ, चीफ मिनिस्टर के अच्छे इकदाम आते, उसको भी वो कंट्रोवर्शियल करने की आज तक कोशिश कर रहा है। ओके ताउला भाई मुझे एक चीज़ बताएं, मैं अगर आप जवाब देना चाहें बिल्कुल दीजिएगा। मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह मैं पहले अभी डॉक्टर शाजिया सुमरो से भी यही बात कर रहा था, इम्प्लीमेंटेशन जो है SOP की अब पोस्ट लॉकडाउन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने देखा है कि नंबर ऑफ केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, डेथ रेट भी एकदम इंक्रीज हो रहा है, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। ये नहीं है मैं कह रहा कि पंजाब में हो रहा है या KP में हो रहा है या GB में हो रहा है या AJK में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है पूरे मुल्क का। अच्छा देखे तो पहले तो मेरे खिलदास भाई ने बात की कि ये नाकाम हो गए और इनको पता नहीं है। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन जब सिंध लॉकडाउन की तरफ गया था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुलकर कहा था कि चूंकि सूबों को 18वीं तरमीम के बाद इख्तियार है तो आप बिल्कुल लॉकडाउन की तरफ जाएं, हम आपके साथ हैं। पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, हमारी मर्जी से हुआ, KP में हमारी मर्जी से हुआ। अगर हमने रोकना होता, फर्ज करो सिंध में हमने नहीं रोकना था या नहीं रोक सकते थे, तो हम पंजाब में रोक लेते, हम KP में रोक लेते। ठीक है। दूसरी बात यह है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए ये समझने की बात है, हमारी आवाम को थोड़ा सा समझना चाहिए, लेकिन वो मैं समझता हूं कि उस तरह से वो समझ भी नहीं पा रहे। और दूसरी इसमें एक अहम इशू है, और इशू क्या है? इशू ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ तो गया, लेकिन उसके बाद जो मेरे कुलीग ने बात की कि हमने राशन तकसीम किया, हमने ये किया, आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को कहा कि घरों में बंद हो जाए और बैठ जाए। आप मुझे बताएं कि कराची जैसे शहर में जिसकी तकरीबन 2-2.5 करोड़ की आबादी है और उसमें गरीब तरीन लोग रहते हैं ज्यादातर, वो कैसे रह सकते हैं घरों में बंद? एक हफ्ते तो बैठ गए वो, लेकिन एक हफ्ते के बाद चूंकि उनके पास खाने पीने को नहीं था तो वो निकल गए। मैं अब भी समझता हूँ कि देखिए कहीं भी हो सकता है, दुनिया के किसी मुल्क की मिसाल हो सकती है कि वहां लॉकडाउन कामयाब हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने लॉकडाउन को कामयाब करना है तो जो राशन आपने 8 अरब रुपए का तकसीम किया, जो यहाँ के पता नहीं जिन्नात के जरिए किया, किसके जरिए क्या, लोगों को पता नहीं चला, वो आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि KP और पंजाब में हालात जो है वो बहुत अच्छे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वहां भी लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, SOP को फॉलो कर रहे हैं, लिहाजा हुकूमत को मुश्किलात है। तो ये होना ये चाहिए बहैसियत कौम कि लोग इस बात को समझे, ये इसको समझे कि बड़ा ये खतरनाक वबा है, इसके खिलाफ हम इस तरह से हो सकते हैं कामयाब कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की ठीक हो गया, ठीक है, अमल करें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा सा मैं आगे चलना चाहूँगा। नैब की कार्रवाइयाँ, नैब के ऊपर कल हम सेनेटर शहरी रहमान के साथ एक सेगमेंट कर रहे थे, उनका भी ये था, मैंने कहा मैं आपका भी मौक़िफ़ लूँ। नैब के ऊपर, नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर तब्दीली की बात हो रही है और उसको कनेक्ट किया जा रहा है विद 18वीं तरमीम। पहले मैं ज़रा एक दफ़ा नैब की बात कर रहा हूँ। नैब के ऊपर इवन जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग काफ, पंजाब के अंदर उनका बहुत सपोर्ट है हुकूमत को, उन तक का ये कहना है कि नैब की कार्रवाइयाँ वज़ीर आज़म की वजह से हो रही हैं और शायद वज़ीर आज़म को अब इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है।
ये बशीर चीमा साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनका ये व्यू पॉइंट है, और हमने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही और इन लोगों के भी यही व्यू पॉइंट है। सिचुएशन नैब की हद तक पे आप लगता ऐसे है कि ऑपोजिशन हुकूमती इत्तेहादी एक पेज पर है? देखिए मंसूर, सबसे पहली बात तो यह है कि नैब है कहाँ। तब उन्होंने बात की थी कि हवा का रुख बदल रहा है और इसमें अब हुकूमती लोग भी बुलाए जाएंगे और उनकी भी सारी होंगी, हेयरिंग्स होंगी, सारा केस उनका सुना जाएगा। तो नैब की हवा जो है वो रुख चेंज हो गया नैब का ही। तो वो सारे केसेस कहाँ हैं जो नैब जो है हुकूमत के सामने लाना चाह रही थी या बात करना चाह रही थी? देखिए, मैं बात करूंगी सबसे पहले अपोजिशन की, कि हमारे अपोजिशन में भी पीपल्स पार्टी की, कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। हाँ। और उसके बाद नैब ने जितने भी केसेस उठाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सारे लोगों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया नैब के थ्रू। और अब तक देखें, इतने महीने गुजरने के बावजूद 7 से 8 महीने गुजर चुके हैं, से खुर्शीद अहमद शाह साहब अभी तक जेल में बंद हैं। जी, ये बात हुई है। अभी तक ना तो कोई केस की सुनवाई हुई है, ना उनके खिलाफ कोई एविडेंस मिला है, ना कोई रिपोर्ट हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो बंद है क्योंकि उन्होंने हुकूमत को आईना दिखाया था। जो भी अब इनका ये है कि जो इनको आईना दिखाएगा, इनकॉम्पिटेंसी इनकी शो करेगा, नाअहली पे बात करेगा, वो नैब के थ्रू अंदर चला जाएगा। तो अभी भाई बात कर रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया। चले, हमने कुछ नहीं किया, आप अपनी एक जो फेडरल गवर्नमेंट की, केपी गवर्नमेंट की, पंजाब की या बलूचिस्तान की कोई अच्छी सी बात हमें बता दे कि वहां पे ये स्टेप लिए गए हैं। आपको तो भाई स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलता है, आप फिर भी कुछ कर नहीं सकते। आप अपनी इनकॉम्पिटेंसी को कहाँ छुपा रहे हैं? ये तो देखिए सिंध गवर्नमेंट की अच्छाई है, ठीक है, कि आपकी बुरी बातें सुनने के बावजूद भी आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा खेलदास भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो एक व्यू पॉइंट है कि नैब ख्वाहिशात पर एक्शन ले रहा है और एहतसाब का अदारा पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिसके ऊपर नैब का फिर रिस्पॉन्स भी आया। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट किया। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम नेशनल एक्सचेकर हैं और हम उसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल साइड से आना, पॉलिटिकल इत्तेहादियों की तरफ से आना, ऑपोजिशन की तरफ से आना तो समझ आते, इत्तेहादियों की तरफ से आना, आपका क्या ख्याल है इस पर? देखें, आज इत्तेहादियों की तरफ से आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप थोड़ा सब्र करें। 1-2 MNA ऐसे हैं PTI के जिन्होंने फ्लोर पे अपनी पार्टी के खिलाफ बात की थी, आपको याद होगा जी। KPK से ही उनका ताल्लुक है, उनको भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन है तंग किया जा रहा है और ये इस किस्म की कार्रवाई या आगे चल के आपको ये भी पता होगा। देखिए, जब नेब अगर BRT पे कार्रवाई नहीं करेगा, हेलीकॉप्टर केस में नहीं करेगा, अद्वियात केस में नहीं करेगा और वफाकी काबीना में बैठे हुए लोगों पे एक्शन नहीं लेगा और CM KPK पे एक्शन नहीं होगा, खुद वजीर आज़म मतलूब है एक केस में, उस पर कुछ अगर नहीं होगा, अगरचे सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करना है, अपोजिशन उन रहनुमा, उन लीडरान को टारगेट करना है जो सच बोलते हैं, जो असेंबली के फ्लोर पे या TV पे आके बोलते हैं, दूसरे दिन उनको लेटर आ जाता है। तो आप देख लें, अगरचे ये इसमें अगर कोई डक्की छुपी या कोई साइंस तो अभी बची नहीं है जो पता नहीं लग रहा, या ये कोई कोरोना का वायरस का इलाज है नहीं जो दरियाफ्त करना है वो नहीं हो रहा है। ये सीधी सीधी बात है। आप उन केसेस को देख ले, अपोजिशन के झूठे केसेस भी देख ले। आपने देखा शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, उसको साफ पानी केस में बुला के आशियाना में बंद कर दिया। अब उसका जो अब लास्ट जो उसका आया है वो 1976 का आया है। तो मैं समझ रहा हूँ क़याम पाकिस्तान से भी कोई पहले ना ये चीजें ले आए नेब। तो ये शाहिद खाकन अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का LNG का केस, अभी आप देखें, मुझे ये बताएं किस जुर्म में 336 दिन हो गए हैं, हमजा शहबाज साहब अंदर है। तो यहाँ तक एक पॉइंट मंसूर साहब, एक पॉइंट आप देखें, जब मरियम नवाज साहिबा आज़ाद कश्मीर जा रही थी, क्यों जा रही थी? वो कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जा रही थी। दूसरे दिन उसको बंद कर दिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया
और आज वो उस जमानत पे है उस केस में कुछ नहीं था। तो आप देख लें अपोजिशन के साद रफीका केस हो या जो भी आप केसेस निकाल लें, एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी हो, सारे झूठे केसेस हैं। सच्चे केसेस वाले जो सच्चे केसेस हैं, जो बाकायदा करप्शन हुई है, जिन्होंने 70 सालों में लूटा है, वो इस वक्त कैबिनेट का या पंजाब में या वफाक में बैठे हुए हैं। अताउल्लाह भाई मुझे एक चीज बताएं, ये थोड़ा सा मैं इस पे आपकी डिटेल, जो डॉक्टर साहबा का व्यू पॉइंट है, जो खेरलास भाई का व्यू पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आपकी इत्तेहादियां आपको सपोर्ट किया, वो ठीक है, मोना सलाही को वजारत नहीं मिली और एक ग्रीवियंस हम देखते हैं, लेकिन एज फार एज पंजाब इज कंसर्न्ड उनकी बहुत सपोर्ट है और उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आना कि शायद वजीर आजम को अब इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है चौधरियों की तरफ से ये चीज आना, इसको मैनेज किया जा रहा है या वाकई नैब को पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग के लिए शायद इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये जो नेब में केसेस है, जो लोग जेलों में हैं या जिन पे केसेस चल रहे हैं, वो क्या पीटीआई के दौर में वो केसेस बने हैं या वो पीटीआई के दौर से पहले के हैं। एक बात, अगर केलदास भाई कह रहे हैं कि 336 दिन हो गए, तो 336 दिन ये केस कब बना था ये देखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जो पंजाब में हमारे अलाइज है, मैं समझता हूँ कि वो बड़े हमारे लिए बहुत अहम है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें जरूरत होगी तो हम साथ चलाएंगे, बल्कि जब आप एक इत्तेहाद में आते हैं तो आपके नजरियात भी कुछ ना कुछ मिलते हैं, आपका एक गोल भी होता है और वो ये है कि हमने पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ठीक करना है। और जो ये रोना रोते हैं, देखिए अलीम खान साहब भी तो पंजाब में गए, जेल गए वो पंजाब से, हमारे दूसरे एक वजीर साहब जो है वो भी नेब ने उनको गिरफ्तार किया। तो क्या गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? बुनियादी बात यह है, हम अगर नेब ऑर्डिनेंस लाएंगे या नेब 18वीं तरमीम के साथ कर रहे हैं, बुनियादी बात यह है कि इसको इन्होंने तो नहीं किया, हम इसको ऐसा इदारा बनाना चाहते हैं कि कोई इस पे उंगली ना उठाए। पिछले 30 सालों के अंदर न इन्होंने अदलिया को छोड़ा, न नेब को। आज अगर ये कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको पिछले 10 साल से तो आप एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। अभी केलदास साहब जो है वो सिंध हुकूमत को डिफेंड कर रहे थे, तो आपने इसको इदारा क्यों नहीं बनने दिया? इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। हम नहीं चाहते कि कल को हम ये खुदा न खास्ता ये गिला करें कि नेब हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अताउल्लाह भाई, आपका पॉइंट ठीक है, आपका पॉइंट जिस तरह आप कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल इस चीज़ को आप भी इसको मान रहे हैं कि नैब को पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग के लिए पास्ट में बेशक इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी पंजाब की, उनका वो ये कह रहे हैं कि जी जो चेयरमैन नैब है वो इख्तियारात के खिलाफ वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं। सो दैट मीन्स कि वो इस हद तक इस चीज़ को लेकर मैं कहूँगा उनको परेशानी हुई है कि वो कोर्ट में चले गए हैं, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टू एड्रेस द नैब ऑर्डिनेंस। बात यह है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। अगर नेब कहीं भी खुदा न खास्ता ऐसी चीजें हो रही है जो कि किसी की हिमा पे हो, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। वो बिल्कुल क्लियर है, हमारी गवर्नमेंट क्लियर है कि नेब को एक आजाद इदारे के तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पाकिस्तान में जो करप्शन हुई है, ये इदारे जो तबाह हुए, देखिए बुनियादी बात ये है कि क्या नेब सिर्फ और सिर्फ लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है या पाकिस्तान के इदारे तबाह हैं? नहीं, पाकिस्तान के इदारे तबाह हैं। पीआईए को देके, रेल को देके, स्टील मिल को देके, सारे इदारे ऐसे हालत में हैं कि उनको आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है, उनकी तनख्वाहें आपको घर से देनी पड़ रही है। तो क्या नेब को नहीं करनी चाहिए कार्रवाई? करनी चाहिए। अब एक बात पे, एक पॉइंट पे हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट, कि नेब की कार्रवाई सियासी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो लोग करप्शन में मुलव्वस हो, जो भी जिसने गलत काम किए हो, नेब उसको पकड़े और उसमें सियासी इंजीनियरिंग ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस सारी सूरत हाल में जो कहा जा रहा है कि जी नैब ऑर्डिनेंस को 18वीं तरमीम के साथ जोड़ा जा रहा है और इस आड़ में आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, कौन किसकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, इस पर जवाब लेंगे अपने पैनलिस्ट से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो मेरे साथ हैं, अताउल्ला भाई मेरे साथ हैं और खेल दास कोहस्तानी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर शाजिया आपकी तरफ में आता हूँ, थोड़ा सा इसकी वो जो री इंजीनियरिंग की तो हम बात कर लें। ये जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम है इसको लिंक किया जा रहा है 18वीं तरमीम के साथ। कहा यह जा रहा है कि जी नैब का जो प्रेशर है इसको नल एंड वाइट करेंगे और अपोजिशन तब ये बात मानेगी जब 18वीं तरमीम में चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। और 18वीं तरमीम में भी टोटल अब कॉन्स्टिट्यूशनल की अमेंडमेंट की भी कुछ बातें आ रही हैं, आर्टिकल 6 की बात आ रही है, वो मैं खैर खेलदास भाई से पूछता हूँ। लेकिन मुझे बताइएगा क्या वाकई ये इंटरलिंक्ड हो रहा है कि नैब ऑर्डिनेंस को हम सपोर्ट तब आपकी बात मानेंगे जब आप 18वीं तरमीम के अंदर जो आप करना चाह रही हैं उसको मैनेज किया जाए? जी सबसे पहली बात तो ये है मंसूर के अभी अताउल्ला साहब ने एक बात की थी कि अपने कुछ मेंबर्स का नाम गिनवाया कि वो जेल में रह चुके हैं। तो अलीम खान के लिए उनको शायद पता नहीं होगा, 120 डेज की उनकी पनिशमेंट थी, सजा मिली थी उनको, जिसमें से 80 डेज तो वो सेशन अटेंड करते रहे और 4 कमेटी स्टैंडिंग कमेटीज की जो चेयरमैन थे तो वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स अटेंड करते रहे। तो 120 डेज में से 80 डेज अगर वो जेल से बाहर रहे तो कितने दिन रहे, और अब वो वैसे ही वापस आके वैसे ही स्टेट मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, सीनियर वजीर, तो क्या वो क्लियर होके वापस आ गए थे? और दूसरे इनके बाबर अवान साहब हैं, वो भी उनके तो रेफरेंसेस हैं, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है नैब ने? ये खुद एडवोकेट हैं, इनको पता होना चाहिए था। और दूसरी बात आपने की है तो उसके देखें, अगर 18th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो 18th अमेंडमेंट में एक चीज होती है कि सीसीआई की मीटिंग होनी चाहिए, एवरी 90 डेज सीसीआई की मीटिंग हो, और उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस मीटिंग को हेड करेंगे ताकि जिन जिन सूबों में जो जो प्रॉब्लम है वो मिल के एक टेबल पे बैठ के बात की जाए, उनको हल किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी दफा सीसीआई की मीटिंग कॉल की है और सूबों के साथ बैठ के कितनी दफा बात की है, ये मुझे बता दीजिए। और दूसरी बात ये है कि जब सिंध हुकूमत की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, तो जो सिंध हुकूमत के पास 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो क्यों वफाक ने वापस लिए और थ्रू कोर्ट वो वापस लिए, और जब उनसे मैनेज नहीं हो सके तो उनको फिर वापस सिंध गवर्नमेंट को वापस कर दिया कि अब आप खुद मैनेज करें इसको। ओके। मैं ये समझती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ किसी भी बात पे क्लियर नहीं है। उनको जो एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलता है उस पे वो चलते हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने आगे क्या करना है, इसलिए वो आए बाएं शाएं करते रहते हैं। उल्टी सीधी एक गालम गलोच ब्रिगेड है उसको बिठा देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि वो अपने पॉइंट पे क्लियर नहीं है। जब ये बात आई थी नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करने की, तो उस पे पहले तो बैठना चाहिए ना। ठीक है, मैं इसका जवाब जरा डिस्कशन हो, स्टैंडिंग कमेटी में जाए तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल एक चीज चेंज होती है। ठीक है, इस तरह से तो नहीं, और जो आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है उसके थ्रू होती है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा खेलदास भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, नैब ऑर्डिनेंस 1 और 18वीं तरमीम में हेल्थ, एजुकेशन और एनएफसी अवार्ड्स, उसके ऊपर तब बात होगी जब नैब ऑर्डिनेंस को एड्रेस किया जाएगा। अलॉन्ग विद इट आर्टिकल 6 की भी डिस्कशन है कि जी जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई उसको भी रीविजिट किया जाए, लेट मी पुट इट दैट वे। क्या ये वाकई सारा कुछ हो रहा है या सिर्फ ये मीडिया के अंदर ऐसी खबरें चल रही हैं? जी देखिए, ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा गया है कोरोना पे, जो कारकर्दगी थी, जो नाकामी थी, उसको छुपाने के लिए। जहाँ तक आप नैब कानून साजी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जब सेशन चल रहे थे तो लास्ट में एक स्टैंडिंग कमेटी में भी, लॉ कमेटी में एक इजलास हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग नून तमाम पार्टियां थी, और ये जो ऑर्डिनेंस है कि ये अपोजिशन की ख्वाहिश पे नहीं लाया था, ये हुकूमत ने अपनी ख्वाहिश पे ये ऑर्डिनेंस पेश किया था। और आपको पता है ऑर्डिनेंस जो है 120 दिन उसका वक्फा था, उसके पहले उन्होंने अपोजिशन से खुली बात की, ढकी छुपी कोई बातें नहीं हुई। गवर्नमेंट और अपोजिशन की मीटिंगें भी हुई, खुद स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन जारी थी। तो ये कोरोना की वजह से इन्होंने लॉकडाउन जो हुआ तो उसमें पार्लियामेंट को इनको बहाना मिल गया, पार्लियामेंट को भी लॉकडाउन किया हुआ था, तो खैर से अब 11 मई को ये लॉकडाउन खुलने वाला है। तो ये कोई राज नहीं है, ये खुली बातें हैं। अब जो बात है 18 अमेंडमेंट की, ये 18 अमेंडमेंट की जो बात है या जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के या पीटीआई के या जो उनके बयानात है, देखिए ये हुकूमत बनने से पहले कहीं डिस्कस हो रहा था ड्राइंग रूम में। बात सिर्फ सूबाई खुद मुख्तियारी की नहीं है, सिर्फ
सिर्फ NFC अवार्ड की नहीं है, बात सदारती निज़ाम की भी है, जो ऐवान सदर से जो इख्तियारात लिए गए हैं, काफ़ी चीज़ों में मतलब हुकूमत करना चाहती हो, पता नहीं, हमें नहीं, मगर इनको ये याद रखना चाहिए कि 18 अमेंडमेंट एक अभी शक नहीं है, ये पूरा एक कानून है, ये 1973 का कानून जो आइन है उसको असल शक्ल में बहाल किया गया है। वो बड़ी एक जिदोजहद और बड़े टाइम से इस पे वर्किंग थी और उसके पूरा आइन बहाल हुआ। तो पूरे आइन को कैसे ख़त्म करेंगे? अगर मैं समझता हूँ आइन की पासदारी के तमाम जमहूरी पार्टियों ने, तमाम अरकान ने ये हलफ लिया हुआ है, इसकी पासदारी के लिए, इसके एक एक उर्फ के लिए, हम इसकी हुर्मत के लिए हमारी जदोजहद थी, रहेगी। हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन और हमारी जो लीडरशिप है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हो या शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, आपने हमारा मौक़िफ़ PMLN का वाज़े देखा है। इसमें कोई बात नहीं है। मुझे आपका पॉइंट आ गया। कोई ऐसी बात नहीं है जो हुकूमत से हुई। और नेब कानून ये खुद ऑर्डिनेंस लाए थे, खुद ही उसमें तरमीम उसमें करना चाहते हैं और खुली बात कर रहे हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, कोई इसमें लेना देना नहीं है। जी ठीक हो गया। अताउल्ला भाई, आपने बात सुनी है। खेलदास कोस्तानी साहब तो कह रहे हैं कि हम लोगों का कोई इसमें वो वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग खुद करना चाह रहे हैं, हमें किसी किस्म की कोई, आप ये ना समझे कि हमें कोई वी आर गेनिंग आउट ऑफ एनीथिंग। हम लोग बिल्कुल जो एज पर 18वीं तरमीम है उसके ऊपर बिल्कुल बात करने के लिए कोई खास विलिंग नहीं है। केलदास भाई जो है वो मेरे ख्याल से जिस तरह इनकी लीडरशिप पहले थी, नवाज शरीफ जो साहब जो एक शहनशाह थे, वो उस वक्त से लेकर आज तक इनको फैसलों का इल्म नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बात कर चुके हैं इस पे कि रिविजिट होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। दूसरी बात केलदास भाई ने ये भी की कि ये देखिए 1973 की आईन है और असल रू में हम लेके आए और इसके साथ हम ये वो, देखिए बात ये है कि 1973 के आईन में अगर तरामीम होती है तो वो कानून साज असेंबली कोई और नहीं बनी जाती इसके लिए। अगर इन्होंने 18वीं तरमीम की थी तो इसी असेंबली के जरिए की थी, कोई खास असेंबली इसके लिए नहीं बनी थी। और आज अगर असेंबली है तो अगर 18वीं तरमीम हो अताउल्ला भाई, मुझे आपकी आवाज जी जरा सिग्नल का इशू आ रहा है, आपको दोबारा करिए। जी जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी फरमाएं। मैं ये कह रहा था कि देखिए कोई और असेंबली नहीं बनी थी 18वीं तरमीम करने के लिए, यही असेंबली थी इससे पहले वाली। आज अगर असेंबली है 18वीं तरमीम में तरमीम करनी है, दोबारा से तरमीम होनी है तो इसी असेंबली के जरिए होगी, कोई स्पेशल असेंबली तो नहीं बनी हुई। ठीक है जी। और दूसरी तरमीम में आपने क्या किया है? 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी को पता था, वो आइसोलेट हो गए थे सिंध की हद तक, तो वो चाहते थे कि चले वफाक को छोड़ दे, सिंध में तो कुछ हाथ लग जाए। इसलिए बड़े अहम मामलात हैं इसमें। देखें, सेहत का मामला है, आपके एजुकेशन का मामला है, अमन अमान का मामला है, ये आपने सूबों के हवाले किए। दुनिया में कहीं ऐसे होता है? आप यानी मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि केलदास भाई सब इसको पता है कि जब हम सेहत पे बात करते हैं, जब हम एजुकेशन पे बात करते हैं तो कौमी असेंबली में हम ये कहा जाता है ये सूबाई इश्यूज हैं। तो ये देखिए एक निसाब होना चाहिए, एक तरीक़ाकार होना चाहिए। और अगर तरमीम होती है तो इसका 1973 के आईन से क्या ताल्लुक? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एक और तरमीम होगी, ठीक हो गया, कोई बात नहीं सर। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहूँगा। हेल्थ और एजुकेशन, यू योरसेल्फ बाय प्रोफेशन यू आर अ डॉक्टर, आपको लगता है कि जो हेल्थ कंडीशंस हैं स्पेसिफिकली प्रोविंसेस की, और अगर मैं सिंध की बात करूँ, दे आर अप टू द मार्क? क्योंकि 2-3 ये जो 18th अमेंडमेंट में इश्यूज़ हैं, एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है और तीसरा NFC अवार्ड्स है। सो हेल्थ और एजुकेशन को लेकर डोंट यू थिंक कि चीज़ों को थोड़ा सा रिविजिट होना चाहिए या रीएड्रेस होना चाहिए, या आपके ख्याल में जो इस तरह सिंध हुकूमत काम कर रही है यू आर कंफर्टेबल विद इट एंड थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन? एज फार एज बीइंग अ डॉक्टर मुझे आपका जवाब चाहिए। जी देखिए मंसूर, पहली बात तो ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट के अभी तक के जो एफर्ट्स देखे जाएं कोरोना वायरस के अकॉर्डिंगली, तो देखिए WHO ने मुराद अली शाह साहब को और उसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे उस बात पे उनको 2nd नंबर एशिया में, चाइना के बाद 2nd नंबर पे उनको रैंकिंग में रखा था कि वो इस चीज से सेटिस्फाइड थे। दूसरी बात ये है कि अगर 18th अमेंडमेंट की बात करते हुए अताउल्ला साहब ने कहा कि वो चीजें सारी असेंबली में हुई थी, वहां से सारी चीजें पास हुई थी, 18th अमेंडमेंट के लिए असेंबली नहीं हुई थी।
तो देखिए वो असेंबली के थ्रू ही हुई थी, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं थ्रू असेंबली ही करें। ओके। नेशनल असेंबली के थ्रू हो, थ्रू प्रॉपर चैनल हो, ये ना हो कि जो आपके ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी लगी हुई है उससे ऑर्डिनेंस निकलते आए और आप वो सबके ऊपर बुलडोज करें और अपनी मर्जी चलाते रहें। आप मेरे ख्याल में आप 18th अमेंडमेंट के लिए इमरान खान साहब की जो न्याजी साहब के स्टेटमेंट है जो उन्होंने केपी में खड़े होकर डिवॉल्व सब्जेक्ट करके ये कहा था कि ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, इससे कंपटीशन पैदा होता है, तो वो अगर आप इनके जो गोल्डन वर्ड्स हैं वो रिपीट कर लिया करें तो ज्यादा बेहतर है, आपका प्रोग्राम और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, इन लोगों को खुद समझ में नहीं आ रही है कि ये इन्होंने पहले जो बातें की थी वो अच्छी थी या जो अब ये काम कर रहे हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये खुद क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीजें रिविजिट होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ मिलके, सबके साथ मिलके। ठीक है। अगर आप ये देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कोरोना पे की थी, उन्होंने कहा था कि स्टेट हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि 26 फरवरी को पहला केस आता है और 13 डॉक्टर साहब वो पॉइंट आ गया, गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं होती, वो पॉइंट आ गया। एक महीने तक वो हाथ से हाथ रख के बैठे होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा आगे चलने दीजिएगा। ठीक है, मिले और ये उस चीज को उससे फायदा उठा सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे थोड़ा सा आगे जाने दीजिएगा। खेलदास भाई मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह अभी मैं थोड़ा सा हम इसी को बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम को लेकर, सो आपका जो व्यू पॉइंट है, क्योंकि ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें चाह रहा हूँ, ताल्ला भाई शायद बता रहे हैं कि थोड़ा सा कोई डिस्कनेक्ट है लीडरशिप में, दैट्स वाई द थिंग्स आर नॉट दैट क्लियर। मुझे एक चीज़ सिर्फ बताइएगा, आर्टिकल 6 के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इज दैट सो जी? देखें मंसूर साहब, आपको पता है कि जो नवाज शरीफ आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकल गए या उनके पास उनसे उनका जो फैसला आया, जो झूठे केसेस PMLN पे जो सारे कुछ हो रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगा था, तो आप उसकी हमने कीमत भी अदा की है। तो मैं समझता हूँ हमने तमाम तकालीफ बर्दाश्त की है, हमने जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के आइन और तहफ़्फ़ुज़ के उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने, हमारी लीडरशिप ने जितनी कुर्बानियाँ दी है, ये एक तारीख है, एक बड़ी, मैं समझता हूँ भुट्टो साहब के बाद PMLN ने सबसे इसकी कीमत अदा की है। उसमें सब आप केसेस भी देख लें, सब उसकी सियासत पूरी दाव लगाई गई नवाज शरीफ साहब की, मगर नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने की जब भी कोशिश, आज भी नवाज शरीफ डिस्कस हो रहा है, आज भी नवाज शरीफ की सियासत जो है वो ही चल सकती है जो खिदमत की थी। तो मैं समझता हूँ इस पे कोई किसी बात पे हमारी लीडरशिप ये बात कर चुकी है कि किसी भी 18 अमेंडमेंट किसी भी सब्जेक्ट पे बात ना हुई है, ना हम करेंगे, ना अभी कोई हुई है। अगर मैं सिर्फ एक आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, आपका पॉइंट लेट मी टेक इट कि जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर जो अभी सुहेल वड़ायत साहब ने लिखा है वो तो कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून 2 महीने पहले कैबिनेट डिसाइड कर रही थी और ये सारी चीजें शहबाज शरीफ साहब ने बताई, फिर ये क्या बात है? या तो फिर, और उसकी तरदीद भी कोई भी उस तरह प्रॉपरली नहीं आई। ये जरूर कहा गया है कि उसको सियाको सबाक के बगैर बताया गया, लेकिन उसकी तरदीद नहीं आई कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और क्या वाकई ये जो एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि पहले डिसाइड करना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है? फिर ये ऐसे ही आप बता रहे हैं मुझे? देखें, सोहेल वड़ायत साहब एक मोतबर सहाफ़ी है पाकिस्तान का और जिम्मेवार सहाफ़ी भी है, और शहबाज शरीफ साहब हमारा पार्टी का सदर है, पार्टी अपोजिशन लीडर भी है। हाँ। उसने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ये उसने मतलब इस पे बात कर चुके हैं। मगर जो बात मैं आपको ये करना चाह रहा हूँ, देखिए एक शहबाज शरीफ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इदारों के साथ मिलकर चलना, ये एक उसकी अच्छी एक राय है, उसमें कोई वो उसका हक है कि वो अपनी राय रखता है या उसके उस तरह जिसका उसका करने का अंदाज ये है। आर्टिकल में ये भी सोहेल वड़ायत ने शुरू में अगर आप पढ़ेंगे ना, उसमें ये भी उसने लिखा है कि मैंने जिस तरह लिखा है और जो लफ्ज़ उस पर किसी को एतराज़ हो सकता है या इसमें कोई कमी पेशी हो सकती है, मतलब मेरे कहने का अंदाज, मैं जो समझता हूँ इस आर्टिकल में इसने जो कुछ लिखा है उसका मतलब निकालने वालों ने साजिशें ढूंढी है, थ्योरियाँ ढूंढी है। देखें अपोजिशन जो भी पार्टी इलेक्शन में जाती है उससे हो सकता है मीटिंगें होती हो, एक जो MNA इलेक्शन लड़ता है उसके हल्के में भी
खेलदास भाई बिल्कुल ठीक है, जरूर बात की होगी, मगर ये नहीं किया होगा कि कैबिनेट फाइनल करने। मगर आपका पॉइंट आ गया खेलदास भाई, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू वेरी मच खेलदास कोस्तानी साहब, अताउल्ला भाई थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। इसके लिए आज के लिए इतना ही। अगर डील हो जाती तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते, और डील नहीं हुई तो अपोजिशन लीडर हो गए। इस वक्त अपेरेंटली इसी तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। अल्लाह ताला ने चाहा बशर्ते ज़िंदगी तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, और कल हम लोग डॉक्टर्स का क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर, इस पर भी बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट ये जो एक नया एजुकेशनल इस पूरी सिचुएशन के अंदर हुकूमत ने एक चीज़ सारी अनाउंस की है, इस पर भी बात करेंगे। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।